गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं भाई सब बच्चे? क्लास +2 कैसे हैं भाई आप सब? कैसे हो भाई सब? सारे लड़के लड़कियां सब ठीक हैं? टाइम मेरी घड़ी में 10:30। भैया आज अब बहुत जल्दी शुरू हो गया। अरे यार क्या करें, जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएंगे ताकि आपका काम। पहले मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने, बिकॉज मेरा वाईफाई अभी तक नहीं लगा है, तो पहले मैं सोचता हूँ कि आज से पहले रिकॉर्ड कर लिया करूँगा लेक्चर्स, देन अपने भाई की शॉप पे जाके वहाँ जाके सारे रिकॉर्ड सारे आपके अपलोड किया करूँगा जाके। तो उसमें भी आपको कम से कम 1 घंटा लगता है। कोशिश आज से ही है कि 1:30 बजे तक आपको सारा लेक्चर दे दिया जाए, बिकॉज जब मेरा वाईफाई लग जाएगा तो पुराने +2 भी सुन रही होगी कि उनको भी फिर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालने हैं उनके भी, ठीक है। तो आज आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने अगले 7 प्रिंसिपल्स को लिखा है। नेक्स्ट 7 प्रिंसिपल्स आपके लिखे गए हैं। उन 7 के 7 प्रिंसिपल्स को हम आपको डिटेल में बताएंगे। कल आपने जो मैंने 7 प्रिंसिपल्स पिछले करवाए थे वो भी आपने ध्यान से सुने, पहले ऑडियो सुनी होगी। कल बच्चों ने बताया था, मैंने फोन कर रैंडमली कॉल किया कईयों को कि क्या कहते हैं कि समझ आया नहीं आया। बहुत बच्चों को क्लियर हो गया, अकाउंट्स का भी क्लियर हो चुका है, बिजनेस का सब क्लियर हो रहा है। आज से हमने इको भी स्टार्ट करनी है। इको का मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नेशनल इनकम करवाऊँ या मनी चैप्टर करवाऊँ, जो इजी है पहले वो करवाऊँ। मैं चाहता हूँ पहले मैं इजी वाला टॉपिक करवा दूँ कि जब आप ट्यूशन में मेरे सामने होंगे तो आप मुझे मिलेंगे, देन मैं आपके सामने होगा, तब हम ये चैप्टर हम कर सकते हैं। चलो ये देखते हैं कैसे हमने काम करना है, ये तो बात की बात है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, प्लीज आपके पास 1:30 बजे का लेक्चर पहुंच जाया करेंगे। रैंडमली मैंने कई बच्चों को जब कॉल की तो कईयों से ये सुनने को मिला मुझे कि भैया अभी आधी वीडियो देखी है, आधी देखनी बाकी है। आप एक तरह से मैं आपको सजेशन दूं, जैसे किसी एक बैच का टाइम 1 to 3 होता था, 1 to 3:30 और दूसरे का 3:30 to 6 o'clock तक होता था। तो आप क्यों ना सोच लो कि हम ट्यूशन में बैठे हैं, हम ट्यूशन रूम में ही बैठे हैं, घर में अपने एक रूम में बैठ जाइए ट्यूशन रूम में, कि अपना 1.5 घंटा 2.5 घंटा जो आपको ट्यूशन का दिया गया है, ट्यूशन टाइम में जैसे तुम ट्यूशन आते थे वही 2.5 घंटा आप अपने मेरी वीडियोस पे व्यूज पे लगाएं और पढ़ें, समझें, देन उसको क्वेश्चंस को करें। आप सोच लो हम ट्यूशन में ही जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा बता रहा हूँ। टाइम टेबल बनाओ ना, टाइम टेबल के बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे। तो प्लीज आज से ये सोच लो कि 1 बजे आप ट्यूशन जा रहे हैं, 6:30 छुट्टी हुई तो 1 बजे से आज के बाद कल से बस मेरे वाईफाई लगने की देर है, फिर तो मैं आपके लेक्चर को पूरे 1-1.5 बजे आपके पास भेज दिया करूंगा। चल लाइव भी आपको पढ़ा दूं, लाइव पढ़ा दूंगा। और आज से आपको रैंडमली कॉल ऐसे किया जाएगा, आपने कमेंट यूट्यूब में ही डालना है, वहीं मैं पहले चेक करूंगा कि किस बच्चे को प्रॉब्लम। आपने वहां लिखना है डन डाउट, डन डाउट। जो बच्चा डाउट लिखेगा उसको मैं कॉल करूंगा, जो बच्चा डन लिखेगा उसको मैं कॉल नहीं करूंगा, उसको मैं कभी शाम को वैसे अगर होता है तब कॉल करूंगा। लेकिन जिस बच्चे ने डाउट लिखा होगा कमेंट में यूट्यूब की वीडियो में ही, उस बच्चे को उसी वीडियो के बाद कॉल किया जाएगा। सो प्लीज इससे ध्यान रखें। कॉल करने का टाइमिंग आपके 3-4 घंटे बाद होगा, ताकि बच्चे ध्यान से उसको समझ सके, देख सके, पढ़ सके, लिख सके टॉपिक्स को या अपने क्वेश्चंस को कर सके। देन आप लिखिए डाउट, फिर मैं आपको लिखूंगा हाँ जी इस बच्चे को डाउट था, उस बच्चे को कॉल किया जाएगा। क्योंकि अगर मैं सबको फोन करने बैठता हूँ कई बार तो 2-3 घंटे निकल जाते हैं। कई बच्चे तो उठते ही नहीं है, सुबह 8 बजे कई बच्चों को कॉल किया, मैंने उठाया, आज हद होगी वैसे आप बच्चों की, ठीक है जी। चलो ये बातें भी डेली कुछ नई बातें आपसे शेयर करता हूँ कुछ 2 मिनट पहले। तो चलते हैं काम की तरफ। कोई डाउट होगा जरूर, आज से आप YouTube में जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है वहीं पे कमेंट करेंगे डन डाउट, डन डाउट। जो डन होगा उसको नहीं कॉल किया जाएगा, जो डाउट पे होगा पहले उसको कॉल किया जाएगा, डन वाले को बाद में कॉल किया जाएगा। तो चलते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 प्रिंसिपल, जिसमें से 7 प्रिंसिपल्स कल हम कर चुके हैं। आज हम अपने अगले 7 प्रिंसिपल्स को करने वाले हैं। इन 7 प्रिंसिपल्स के अंदर हमने क्या करना है, कैसे करना है, जरा हम इसको डिस्क्राइब करें। बट कंडीशन सिर्फ एक, जिस बच्चे ने मेरी ऑडियो को सुना है आज वीडियो को सुनेगा तो उसके 14 के 14 प्रिंसिपल्स खत्म। पुरानी +2 को भी फायदा हो रहा है इस चीज का, नई +2 को भी फायदा हो रहा है कि उसका टॉपिक्स रिवाइज हो रहे हैं मेरे साथ, आपके साथ साथ। ओके, देन वी गो फर्स्ट। आज का फर्स्ट यानी आपकी बुक का 8th प्रिंसिपल, इसका नाम सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
जो आपका ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में ये टॉपिक के ऊपर से 4 मार्क्स की केस स्टडी आती है पेपर में। 4 मार्क्स की केस स्टडी पेपर में आती है इस चैप्टर को लेकर, टॉपिक को लेकर, चैप्टर में से टॉपिक को लेकर। तो थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे है, फिर आगे टॉपिक इसका अगले चैप्टर में जब हम करेंगे वहां पे भी। टॉपिक का नाम वहां तो सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, 3 चीज होगी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन। लेकिन यहां पे आपको सिर्फ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या है ये, होता क्या है? सेंट्रलाइजेशन, सेंटर में रहना, डिसेंट्रलाइजेशन आगे से आगे बढ़ना। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पहले कथा आपको पता चल जाएगा, जब तक मैं मेरी तसल्ली ना हो मैं आपको आगे लेके नहीं जाता। तो सबसे पहले मेरी कथा को सुनना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि उसी से मैं पूरा क्लियर करूंगा आपको। वर्ड है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन फ्यू हैंड्स। आपकी बुक में लिखा हुआ, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको ऑडियो में ही पढ़ाया, लाइन टू लाइन पढ़ाया। पावर इन फ्यू हैंड्स कि जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में, जो पावर्स है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है। एग्जाम ब्रैकेट में लिखा है बुक में, टॉप लेवल ओनली। क्या वर्ड लिखा है? टॉप लेवल ओनली। ये चीज आपको वहां पे काम आएगी, टॉप लेवल ओनली। तो इसकी बात करते हैं। जब आपकी पावर्स जो अब पहला चैप्टर सब बच्चों ने पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफ एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हमारे ये होते हैं। और जो 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, 3 लेवल होते हैं। टॉप लेवल के पास जो पावर्स होती हैं वो अपने तक ही रखते हैं, जैसे प्लानिंग करना, नई मशीन परचेज करना, कंपनी को नया प्लांट बनाना, ये सारे काम वो आगे से आगे डिवाइड नहीं करते। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क है, जितना भी कंपनी का फ्रेमवर्क है, जितने भी कंपनी का ब्लूप्रिंट है जो उनको बनाना है, वो सारे वो अपने हाथ में रखते हैं। यानी कि बोर्ड मीटिंग की होती है जिसमें 2 4 5 टॉप लेवल्स के बंदे होते हैं, बोर्ड डायरेक्टर हो गया, एमडी हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो गए, ये सारे बैठे होते हैं। तो वो अपने हाथ में ही सारा काम रखते हैं, वो आगे से आगे नहीं देखते किसी को। ठीक है, जब पावर्स और अथॉरिटी सिर्फ फ्यू हैंड्स ओनली, वर्ड आएगा बुक में, हेडलाइन करना, फ्यू हैंड्स ओनली, टॉप लेवल या फ्यू हैंड्स के पास रखी जाती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और फिर बारी आती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन होता है काम को आगे से आगे डिवाइड करना। अब जैसे आज का एग्जांपल ले लेते हैं, गवर्नमेंट, हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है जो हमारे सेंटर में है, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया अलॉट होता है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फैमिलीज के लिए। बजट में कहा गया कि 1000 करोड़ रुपीस अलॉट होगा, किसके लिए? आगे से आगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। बीजेपी ने कहा कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो फैमिलीज उससे नीचे रहती है उनको दिया जाएगा। चलो ठीक है जी, बिल्कुल दिया जाएगा। तो पहले सेंटर से इशू हुआ, दिल्ली से इशू हुआ। दिल्ली से इशू कैसे होगा? दिल्ली से वो स्टेट में जाएगा, जैसे हरियाणा स्टेट का अलग आएगा, पंजाब का अलग में जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का अलग जाएगा, महाराष्ट्र का अलग जाएगा, सब सारे स्टेटों का अलग अलग हो गया। आगे चला गया काम, मान दिया। फिर स्टेट से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा। स्टेट से किस पे आएगा? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हमारी पंचकूला है, हिसार है, कैथल है, नरवाना है, कहाँ जाना है? अलग अलग स्टेट में जाएगा। जैसे पंजाब में जाएगा, अमृतसर जाएगा, लुधियाना जाएगा, जलंधर जाएगा, कहाँ जाएगा? अलग अलग स्टेट्स होगी। स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट आ गई, डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है आपके अर्बन रूरल एरिया। अब पंचकूला के बाद वो कहाँ आएगा पैसा? पिंजौर आएगा, पिंजौर के बैंकों में आएगा, उनके खातों में आएगा, फिर वो आपको मिलेगा। देखो चला कहाँ से पैसा? दिल्ली, दिल्ली टू हरियाणा, हरियाणा टू पंचकूला, पंचकूला टू पिंजौर। यानी कि आगे से आगे काम को बांटा गया। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के काम होते हैं ना, वो स्पेशली डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। वो अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे से डिवाइड कर देते हैं। कंपनी में भी ऐसा होता है। टॉप लेवल बोलता है मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल बोलते हैं लोअर लेवल को, लोअर लेवल बोलते हैं लास्ट में जो वर्कर्स हैं उनको। यानी पावर्स और अथॉरिटीज आगे से आगे डिवाइड कर दी जाती है। पावर अथॉरिटी के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था आपके साथ कि पावर अथॉरिटीज क्या होती है। तो आपको दोनों का मीनिंग पता चल गया, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है अब काम को फ्यू हैंड्स ओनली, सिर्फ अपने हाथ में रखना है, आगे से आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं
करना, इंपॉर्टेंट वर्क जो ब्लूप्रिंट होते हैं वो सारे इनके पास होते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है आगे से आगे डिस्ट्रीब्यूट करना पावर अथॉरिटीज को। तो यही आपका टॉपिक है। फ्योल इंसिस्ट दैट, फ्योल कहता है कि जो कंपनी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है वो बंदों को, वो मैनेजमेंट को अपने हाथ में रखना चाहिए। दिस इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन, ताकि कोई उसका नाजायज फायदा ना उठा सके। ठीक है, देन वो बोलता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है वो तो अपने हाथ में रख लिया, और जो इंपोर्टेंट काम नहीं है, जो रेगुलर बेसिस का काम है, जो एज इट इज जो डेली हो रहा है वो काम, उस काम को कहता आगे से आगे डिसेंट्रलाइज्ड कर देना चाहिए। और इसमें एक और बात यहाँ पे स्पेशल लिखी हुई है कि जो काम डिसेंट्रलाइज्ड किया जाएगा वो बंदे की वर्क कैपेबिलिटी को देखकर करना चाहिए, ताकि उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिसयूज बिल्कुल भी ना हो। ये बात उसने स्पेशली कही है इसमें। तो मैं आपकी बात को यहाँ पे में पढ़ सकता हूँ। कहता अकॉर्डिंग टू फ्योल अ कंपनी मस्ट बी नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और नॉट अ कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड, बट देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी बात नहीं है, ये आपकी लाइन अंडरलाइन है, हाईलाइट हो रखी है बुक में। कहता फ्योल ने स्पेशली कहा कि यार सारा काम अपने हाथ में मत रखो, जिससे अगर हम सारा काम अपने हाथ में रखते हैं तो जो वर्कर्स हैं, जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो हेजिटेट हो जाते हैं। यार सारा काम अपने आप रखा, हमें कुछ अथॉरिटी उनको समझते ही नहीं है, ऊपर से ऑर्डर दे देते हैं, बस हमें तो मशीन समझा रहा हूं, और सारा काम आगे से डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। अगर मैंने सारा काम आगे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्या होगा? जब सारा काम आगे से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं वो भी गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि फिर अथॉरिटीज का मिसयूज होगा। सही बात है, अथॉरिटीज का क्या होगा? मिसयूज होगा, तो वो भी गलत है। तो दोनों चीजें गलत है। तो फ्योल कहता है कॉम्बिनेशन बनाओ कि जो इंपॉर्टेंट काम है वो अपने हाथ में रखो, और जो आगे से जो डेली बेस का काम है वो आगे से डिस्ट्रीब्यूट करो। तो डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन होता है। और स्पेशली उसने एक बात लिखी भी आगे, वही दो वर्ड कि काम को इस तरह से डिवाइड करना है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बनी रहे। क्या बनी रहे? एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बनी रहे। तो ये टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया हो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आई रिपीट अगेन, अगर इंपॉर्टेंट वर्क है, ब्लूप्रिंट है, प्लानिंग है, वो टॉप लेवल अपने हाथ में रखता है, इट्स नोन एज सेंट्रलाइजेशन। जो डेली बेसिस का काम है आगे से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब काम को डिवाइड किया जाता है तो बंदे की कैपेबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अथॉरिटी सब चेक करनी है, ताकि काम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तरीके से हो सके। ये इसमें रहता है, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, बेनिफिट रहेंगे, सेंट्रलाइजेशन है एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। फास्ट डिसीजन ले सकते हैं आप ऑपरेटिंग लेवल, और स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहेगा टॉप लेवल, रिलीफ करेगा टॉप लेवल क्योंकि उसने आगे सारे काम बांट भी दिया है, या स्ट्रिक्ट मॉनिटर करेगा, अगर सेंट्रलाइज रखेगा सारे काम को। अगर हम आगे से डिवाइड ना करेंगे, हम ये सारा अपने हाथ में रखें, तो क्या प्रिंसिपल वॉलेट करता है? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन रिजल्ट डिले इन डिसीजन, डिसीजन लेने में डिले हो जाएगा, एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन रिजल्ट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिस अथॉरिटी का क्या होगा? मिसयूज होगा। ये चीज हम आपको बता चुके हैं, ये चीज हम आपको बता चुके हैं पहले ही, सो प्लीज बड़े ध्यान से आपने इसको करना है। ठीक है जी, ये हो गया यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट है स्केलेटल, टॉप का, बहुत टॉप का। चलो बुक में तो एक डायग्राम बना रखा है, आप जरूर देखेंगे, वो भी समझाऊंगा। उसको समझाने से पहले मेरी कथा, मुझे अपने तरीके से समझाना बहुत पसंद है। मैं बुक के तरीके से तो बहुत दूर ही रहता हूँ, क्योंकि दैट्स व्हाई मैं बुक को कभी बहुत ही कम पढ़ता हूँ, मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ ज़्यादा। आपके स्कूल, कोई भी स्कूल, डीएवी ले लो, चलो डीएवी ले लेते हैं। जो डीएवी स्कूल है, चाहे वो परमाणु का है, चाहे वो आपका सुरजपुर का है, चाहे कहीं का भी, चंडीगढ़ का भी है, जो डीएवी कमेटी है, डीएवी कमेटी का स्कूल, डीएवी में सबसे पहले कमेटी मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स के बाद आएगी आपकी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद आपकी वाइस प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वाइस प्रिंसिपल के बाद आपकी कोऑर्डिनेटर मैडम, कोऑर्डिनेटर,
कोऑर्डिनेटर के बाद आपकी इंचार्ज। कोऑर्डिनेटर में आपके कॉमर्स की कोऑर्डिनेटर अलग हो सकती है, जैसे बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं ना, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेटर आर्ट्स डिपार्टमेंट की अलग होती है, कॉमर्स डिपार्टमेंट की अलग होती है। फिर आपका इंचार्ज जो आपकी क्लास को लेते हैं। देन स्टूडेंट्स, ऐसे बात पहुंचती है आप भाई कल छुट्टी करनी है, कॉमर्स बताते हैं भाई कल डीएवी स्कूल में छुट्टी करनी है, एकदम इमरजेंसी बताना पड़ेगा, छुट्टी है कल। तो मेंबर्स जो है डीएवी बोर्ड के कमेटी मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स बताएंगे किसको, प्रिंसिपल को, उस स्कूल के प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल बताएगा कि वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर बताते हैं इंचार्ज को, इंचार्ज बताती है किसको, स्टूडेंट्स को। सही है, सही है, आगे चलता है, ऐसे चलता है। अब मेंबर्स ने कहा, कमेटी मेंबर्स ने डिसाइड किया कि जो पेपर प्लस टू के प्लस वन के जो पेपर हैं डीएवी बोर्ड के स्पेशली फरवरी में होते हैं, कि इस बार हम पेपर मार्च में लेंगे, बच्चों को बताया जाए प्लीज। मेंबर्स ने किसको बताया, प्रिंसिपल को, क्योंकि प्रिंसिपल उसकी एक ही रहेगी स्कूल की। फिर स्कूल की उस प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को बताया, वाइस प्रिंसिपल ने कोऑर्डिनेटर्स को बताया, कोऑर्डिनेटर्स फिर आगे इंचार्ज को बताएंगे कि अपने जो जिस क्लास के आप इंचार्ज हो अपने अपने जरा बता दो अपने क्लास में जाके स्टूडेंट्स को, और इंचार्ज इसको बताएंगे स्टूडेंट्स को बताएंगे भाई तुम्हारा इस साल चेंज कर दिया गया है काम, तुम्हें अब मार्च में एग्जाम देने हैं। कब एग्जाम देने हैं, मार्च में देने हैं। ठीक है जी, ए से मान लीजिए ए है, ए से बी पे गई बात, बी से फिर सी पे, सी से फिर डी पे, डी से फिर ई पे, और ई से फिर एफ पे। आगे से बात चल A to B, B to C, C to D, D to E, E to F। सही, बिल्कुल सही है। फ्यूल इसको बोलता है स्केलर चेन। क्या बोलता है इसको, स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है, फ्यूल ने स्पेशली, इसमें अभी बुक में वर्ड लिखे हैं, फ्यूल ने स्पेशली कहा है कि इस चेन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए, स्ट्रिक्टली वर्ड डाला है, स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है। कहते हैं जो रूल्स अथॉरिटीज जो भी पावर्स होती हैं वो ऐसे ट्रांसफर होनी चाहिए ताकि हर बंदे के बीच में कम्युनिकेशन बढ़िया रहे। सही बात है, कम्युनिकेशन तभी पास हो जाएगा जब बढ़िया तरीके से काम करेंगे। पहले मेंबर्स, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, इंचार्ज, स्टूडेंट्स, ऐसे चलता है। सबको आगे से सबको आगे कन्वे किया जाएगा मैसेज, सबको बताया जाएगा, सबको इक्वल समझा जा रहा है, सारों से बात हो रही है, यानी कि कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन कोई इमरजेंसी बात हो जाए, क्या बात हो जाए, इमरजेंसी भाई क्लास +1 सेक्शन बी, क्लास +1 सेक्शन बी में फटाफट जाओ, वहां पे दीपक बैठा है यार, दीपक बैठा है, उस दीपक को बुलाओ और उस दीपक से अर्जेंटली अभी बात करनी है, कोई प्रॉब्लम होगी या कोई बात उससे इमरजेंसी बात करनी है। दीपक का फटाफट प्रिंसिपल के मेंबर का कॉल आता है कि मैडम प्रिंसिपल जी वो क्लास सेक्शन बी में जो आपके +1 में एक लड़का है दीपक सागवान, उसको बुलाओ, उसको बुला के फटाफट उसको बुला के अभी इमरजेंसी उस पर जाओ और उसको बोलिए कि कल सुबह ही, लास्ट 5 मिनट रह गए, मतलब लास्ट 5 मिनट रह छुट्टी होने, फटाफट सुबह होते ही कि अपना जो 10th क्लास की डीएमसीज हैं वो लेकर आए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके, क्योंकि उसकी तो एनरोलमेंट रुक जाएगी बिकॉज कल सुबह तक का टाइम है। तो अभी छुट्टी होने के लिए 5 मिनट रह गए, प्रिंसिपल दौड़ी, प्रिंसिपल क्या करेगी, प्रिंसिपल सीधी बात करेगी किससे, स्टूडेंट से। उसने वाइस प्रिंसिपल को नहीं बोला, कोऑर्डिनेटर को नहीं बोला, इंचार्ज को नहीं बोला, सीधा स्टूडेंट पे गई। इसके बारे में बात की है उसने। फ्यूल इसके बारे में बोलता है, फ्यूल इसके बारे में बोलता है कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कि जब आपके कम्युनिकेशन में, आपके मैनेजमेंट के अंदर कुछ इमरजेंसी आ जाए, कि जहां पे आपको बात करनी है, इमरजेंसी आने पे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, और उस शॉर्टकट का नाम है गैंग प्लैंक। क्या नाम है, गैंग प्लैंक। हाँ पीछे से बोलो मेरे, क्या नाम है, गैंग प्लैंक। और आपने डायग्राम बनाना है, जब भी ये क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, आपको ट्यूशन में जब भी दिया जाएगा, तो आपने स्केलर चेन का डायग्राम भी बनाना है और गैंग प्लैंक का भी डायग्राम बनाना है। दोनों डायग्राम बनने चाहिए आपके, दोनों डायग्राम बनने चाहिए। तो समझ आएगा। तो फ्योल कहता है कि भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए सीरियल ऑर्डर, A to B to C to D to E to F। लेकिन कई बार इमरजेंसी हो जाती है,
जैसे मैं दीपक का एग्जांपल दिया है, कुछ भी कि भाई फटाफट पहुंचो जी मेंबर, आपके स्कूल के अंदर कल क्या हुआ था, रैंडमली आपके कोरोना के टेस्ट हुए थे। तो रैंडमली जब आपके स्कूल में कोरोना के टेस्ट हुए तो फटाफट प्रिंसिपल को फोन आया कि आपके क्लास +1 के 3 बच्चे पॉजिटिव है सेक्शन बी के। सेक्शन बी के 3, मिस्टर मोहन, सोहन, राम, ये 3 बच्चे पॉजिटिव है। फटाफट से दौड़ के प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स के बात करने के, इन 3 बच्चों को उठाओ, बाहर बैठाओ, अलग बैठाओ, सेपरेट बैठाओ। तो इमरजेंसी, इन द केस ऑफ इमरजेंसी उनसे सीधी बात हो रही है, गैंग प्लैंक। केस स्टडी ऐसी है, केस स्टडी सल ऐसे ही आएगी कि इमरजेंसी बात करनी पड़ेगी। इमरजेंसी कब है? आज के इस साल में इमरजेंसी हमें कोरोना के चक्कर में है, बस और क्या। तभी तो आप मुझे आज सामने अपने चैनल टीवी पे, उस पे सॉरी फोन पे देख रहे हो, कहीं मुझे टीवी पे देख रहे हैं, कहीं मुझे लैपटॉप पे देख रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है बच्चों, मैंने स्पेशली वॉइस क्लियरिटी को लेकर आपका स्पेशल किया है काम, ताकि आपको वॉइस मेरी क्लियर आए। कुछ बच्चे टीवी में देख रहे हैं मुझे, कि टीवी में कनेक्ट करके देखते हैं, कोई लैपटॉप पे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। जितना आप मेरे साथ घुल मिल जाएंगे, जितना मुझे आनंद देंगे, जितना मेरी बातों को सुनेंगे, आपको विट में आएगा। बर्डन ना लीजिए, इंजॉय करके पढ़िए। मैं तो आपको इंजॉय करके पढ़ाता हूँ, आराम से पढ़ा लेते, चल रहा है तो मिल ना जाए, लॉकडाउन आगे जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी पढ़ाई नहीं पढ़ देंगे। जैसे यहाँ पढ़ते थे, बस क्या है, यहाँ ट्यूशन में बैठे पढ़ वैसे नहीं, पर टाइम टेबल बना बस। तो ठीक है जी, गैंग प्लैंक, इमरजेंसी में बात करनी है, 1 मार्क्स में आएगा। इमरजेंसी में बात करनी हो तो फ्योल ने क्या बोला था, गैंग प्लैंक। अगर उसने कहा था स्टेप टू स्टेप चलो आगे से आगे, उसे बोलते हैं स्केलर चेन। दोनों के डायग्राम बनाने हैं। ये देखिए आपकी बुक में स्पेशली कहा गया है कि ए ने अगर ई ने बात करनी है ओ से, तो ई जाएगा पहले डी पे, फिर सी पे, फिर बी पे, फिर ए पे, फिर एल पे, फिर एम पे, फिर एन पे, फिर ओ पे। ये तो स्केलर चेन होगी। लेकिन उससे अगले पैरे में लिख दिया इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कि अगर ई ने ओ से इमरजेंसी बात करनी है, फटाफट जाके बात करनी है, तो वो ऐसे नहीं घूम के जाएगा। तो जाके प्रिंसिपल ने तो स्टूडेंट से बात करनी है, कैसे जाएगी, इमरजेंसी बात करेंगे, उसे बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। ओके, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो 2 पॉइंट हुए, बहुत अच्छी बात, समझ आ रहे हैं। आपने मुझे आज प्लीज, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, आपको तो बस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हाँ यार भैया ने वीडियो डाल दी, फटाफट देखते हैं, भैया ने काम भेजा, फटाफट देखते हैं, भैया ने वीडियो डाल दी यार, पढ़ना पड़ेगा यार, भैया फोन करेगा घर में, मजबूरी से क्यों पढ़ना यार, शर्म आनी चाहिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, इस टाइम को निकालना है हमने, इस टाइम को जल्दी से जल्दी निकालना है, जो ऐसा टाइम चल रहा है, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। तो आगे समझ आ गया? हाँ जी बिल्कुल आ गई, वेरी गुड। हाँ जी समझ आ गया भाई। चिराग सक्षम, नए बच्चे हमारे, चिराग सक्षम, वंशज, आस्था, कृष, पक्का कृष, और कौन रह गया, रिमिका, पंडित जी। चलो ध्यान से, ठीक है, ख्याल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने। मुझे कुछ बच्चों को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं स्पेशली बीच में बोल रहा हूँ। पंडित जी का कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं, मतलब या तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। पंडित जी, वंशज को मैंने कॉल किया, उसका फोन नहीं उठाते, नहीं सवेरे सवेरे सो रहे होते हैं, इनका मुझे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं उनको डेली मैं स्पेशली कॉल करके पूछूंगा। पर पंडित जी, वंशज और सक्षम, ये कुछ बच्चे हैं जो प्लीज मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। मुझे डेली आपका रिस्पॉन्स सब बच्चों का चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि हमें या तो इम्प्रूव कर सके या कंटिन्यू आपसे चलते रहे। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आप मुझे नहीं समझेंगे, मेरी बातों से बात नहीं करेंगे, हमसे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, कैसे चलेगा? कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं। आपके घर है, आप सब बच्चों का घर है, और आप घर में मम्मी कहती है चलो ये ना छुट्टियां हुई है कोरोना में, तुम भी तो घर पे ही हो, ऐसा करते हैं घर की सेटिंग चेंज करते हैं। जहाँ हमारा बेड होता है वहाँ फ्रिज रख देते हैं, जहाँ फ्रिज होता है वहाँ बेड रख देते हैं, और जहाँ पे सोफे होते थे वहाँ पे टेबल आ गया, यहाँ टेबल था वहाँ सोफा आ गया, और क्या कहते हैं किचन का रास्ता पहले यूं घूम के जाता था रूम के अंदर से, अब रूम के अंदर से जाएगा बाहर से, किचन का रास्ते से बाहर की बालकनी से किचन में आना है। ये कुछ चेंजेस हमने घर में कर दी हैं, ठीक है। तो
लाइट चली गई, भैया इन्वर्टर लगेगा नहीं, लाइट चली गई फिर क्या होगा, नहीं लाइट चलेगी, इन्वर्टर ही बंद हो गया, सपोज कर लेते हैं इन्वर्टर भी बंद हो गया। अब हमें वैसे तो घर की पूरी नॉलेज होती है, अंधेरा भी तो हम ऐसे चलते रहते हैं, हाँ ये यहाँ पे थे, यहाँ पे ऐसे चलते हैं ना सारे भैया भी ऐसे सिखा रहे ऐसे चलते ऐसे, ये हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। घर में बहुतों के साथ होता भी है कि अंधेरा हो जाता है तो हमें पता होता है यहाँ पे ये चीज़ है, लेकिन हमने तो अब चेंज कर दिया, चल रहे हैं बड़ा ये हमारा बचता है बेड के जाकर, कई बार हम गिर जाते हैं रास्ते में। अब पहले तो हमारी किचन सीधी थी अंदर, अब वो घूम के है सीधा गेट आके सीधा मुंह के ऊपर हो, अब तो हमारा उधर से है, भूल जाते हैं, चोट चाट खाते हैं 2-3 बार। ऐसा सब बच्चों के साथ हुआ होगा, क्यों हुआ है? हाँ जी हुआ है, बहुत सही बताया सर, हाँ कर रहे हैं सारे, मुझे पता है बच्चे हाँ कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, सर मैं सामने ही थी, बात चली रही होगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें याद नहीं रहा कि हमने अब अपनी सेटिंग को चेंज कर दिया है। स्पेशली ये सेटिंग चेंज होती है दिवाली के टाइम पे, हमारी दिवाली के टाइम की सेटिंग बहुत बिल्कुल चेंज होती है हमारी। हम सीधे जा रहे होते हैं, इधर मुड़ जाते हैं, गलती से इधर मुड़ जाते हैं, ठीक है, या फिर सेटिंग चेंज करते हैं तो कोई टकरे खाते फिरते हैं, जब लाइट चल जाते हैं, तो लाइट भी ना आ जाए फिर भी अभी जैसे हाल ही में मैंने जो चाबी का रूम बनाया है हमने, अब जो मेरा हमारा ट्यूशन था पहले पुराना, तो उसको मैं चाबी का रूम बना दिया है, तो हमने अंदर से गेट खोल दिया दूसरा, और मुझे आदत इधर से जाने की, जहाँ से पॉटी अंदर आता है वो लॉक कर दिया है। एक आधी बार मैं भी ढापे से बचता हूँ उसके ऊपर जाके, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। तो वही चीज, तो ये स्टोरी क्या कहती है कि जो चीज अपनी जगह पे है वो ठीक है, अगर उसको हिलाएंगे बार बार तो या तो चोट खाएंगे, टाइम वेस्ट होएगा, घूम के आना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें हो सकती है। घर में यही होता है, यही मैनेजमेंट में होता है, मैनेजमेंट में यही होता है। मैनेजमेंट में क्या होता है, हर चीज का अपना एक जगह होती है। फेयोल ने कहा है कि हर चीज की अपनी एक जगह होनी चाहिए, अगर वो जगह बार बार चेंज करोगे तो बंदे को ढूंढना, टूल्स को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है उसकी। अब टूल्स का पता है स्टोर रूम में रखे जाते हैं, अब वो स्टोर रूम पिछले 15 सालों से टॉप मिडिल फ्लोर पे है, या छोड़ दीजिए लोअर पे, फर्स्ट फ्लोर पे है। 15 सालों से स्टोर रूम फर्स्ट फ्लोर पे है। जब भी लोअर लेवल को किसी टूल की जरूरत पड़ती है, फटाफट वो अंदर जाते हैं स्टोर रूम के और वहां से उठा लेते हैं। तो तुम्हें पता है कि 15 सालों से यहीं पे है, ठीक है। अब चेंज कर दिया स्टोर रूम कर दिया सेकंड फ्लोर पे। अब कंपनी में 1000 बंदे हैं, 4 को पता होगा, 10 को पता होगा, 20 को, 50 को पता होगा, लेकिन 900 बंदों 900 बंदों को कैसे बताएंगे? तो उनको भी तो पता होना चाहिए। तो अब ढूंढते ढूंढेंगे, टाइम वेस्ट है। फर्स्ट फ्लोर पे था, तो दिख नहीं रहा, स्टोर रूम यहाँ था यार, तड़ा जा रहा है। फिर पूछा किसी से, कहाँ है जी? तो ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाके देखा, टाइम वेस्ट हुआ, रिसोर्स का रिसोर्स वेस्ट हो गया, क्योंकि ह्यूमंस का रिसोर्स क्या, टाइम वेस्ट हुआ, रिसोर्स ह्यूमंस का टाइम वेस्ट हुआ। तो ये भी चीज है। अब ऐसे आपका स्कूल में होता है, प्रिंसिपल रूम का है आपके स्कूल, आप पानी पीने जा रहे हैं बाहर और आपके रास्ते में कोई पेरेंट्स आते हैं, बेटा प्रिंसिपल रूम कहाँ पे? सर यहाँ से लेफ्ट ले लो और आगे फ्रंट पे ही आप प्रिंसिपल रूम है। आपको पता है, क्योंकि जिस दिन से आप स्कूल में पढ़ रहे हो आपको पता है कि प्रिंसिपल का रूम आगे है। अब रोज प्रिंसिपल रूम चेंज हो जाए, रोज प्रिंसिपल का रूम चेंज हो जाए, फिर क्या होगा? कल तो यहाँ था जी, आज इधर होगा, देखो नोटिस बोर्ड चेक कर लो, वहां देखो कहाँ होगा कि रोज प्रिंसिपल के रूम की जो लोकेशन है नोटिस बोर्ड लिखी जाती है। इससे टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होंगे, एफिशिएंसी नहीं रहेगी। कैसे रहेगी जब आप ज्यादातर टाइम तो रूम ढूंढने में लगा दोगे, एफिशिएंसी कैसे? इसी बात को फ्योल ने स्पेशली कहा कि हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, जहां उसकी जगह बनाई गई है अकॉर्डिंग सिचुएशन वहीं पे होनी चाहिए, और जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे उसको ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसका ही नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। कि हर चीज अपनी जगह पे होगी तो वेल गुड है, अगर अपनी जगह पे नहीं होगी तो उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। टूल की रूम में होनी चाहिए, स्टाफ रूम अलग होना चाहिए, जहाँ पे स्टाफ ने लंच करना है वो रूम अलग होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे क्या है, एमडी का रूम कहाँ है, सारी बातें कहता है पहले से फिक्स होनी चाहिए, ये नहीं कि उसको कि उसको बार बार चेंज किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लिखता है इन द प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट द मीन कमांड बट इट रेफर्स टू
order arrangement men and material. That is a fixed place of everything and everyone in the organizations. Fuel insists that must be fixed place to keep every material to thing done. Organization fixed place and seat, cabin, employee organizations no time energy is waste to search any material, any person. किसी भी मटेरियल को, किसी भी पर्सन को ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने सेट रखना है अपने मैन को और मटेरियल को, कैबिन्स को, टूल्स को, सब। अगर तो जैसे घर का एग्जांपल दे दिया मैंने, मम्मी कल तो मेरी यहाँ पे जुराबें पड़ी थी, देखना यहाँ है नहीं, जरूरत तो ही होती है। अरे मम्मी डांट मारेगी, तो ये बताया था कि जुराबों की जगह चेंज कर दी है। ओ यार मम्मी मैं लेट हो रहा हूँ स्कूल से और जुराबों की जगह चेंज कर दी है। मम्मी मैं आ गया मैं शाम, मम्मी मेरा बैट बॉल नहीं मिल रहा, तुझे पता नहीं तेरा बैट बॉल की जगह चेंज कर दी है। ये चीज होती है फिर उसको मैनेजमेंट भी ऐसे होता है, जगह मिलती नहीं वहां मुझे मम्मी होती है, फिर वहां तो खुद ढूंढना पड़ता है, बंदों से पूछना पड़ता है। तो फ्यूल कहता है टाइम बचेगा, सही होगा सारा काम अगर आप सही तरीके से सही जगह पर उस चीज को रखोगे। इसीलिए उसको डाल दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ये बड़ा आसान था, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा काम। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रिंसिपल बहुत इजी प्रिंसिपल है, आज कोई खास नहीं है, आपने पढ़ी हुई ये चीजें फिर तो फटाफट याद है। मैं तो देसी एग्जांपल से देके समझा रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी वर्ड आएगा इसमें, बहुत बड़ा वर्ड आएगा। वेलकम द सजेशंस, सजेशंस का नाम वेलकम करो, सजेशंस को वेलकम करोगे तो काम चलेगा। वेलकम द सजेशंस। इक्विटी का मतलब ये नहीं होता कि सारे एक जैसे हैं, मतलब पीएन को भी उतनी सैलरी, एमडी को भी मैनेजर को भी उतनी सैलरी, परचेज मैनेजर को भी उतनी सैलरी, अकाउंटेंट को भी उतनी सैलरी। इक्विटी मतलब ये नहीं होता। इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस, ट्रीटमेंट, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए एक जैसे हैं। छुट्टियों के रूल वो भी सबके लिए एक जैसे हैं। टाइम पे आना, टाइम पे जाना वो भी सबके लिए एक जैसे है। डिसिप्लिन को फॉलो करना वो भी सबके लिए एक जैसे है। जैसे डिसिप्लिन जो कल पढ़ाया था जैसे ही है बिल्कुल ये, ठीक है। काइंड जस्टिस ट्रीटमेंट वो भी सबके लिए जैसे है। हमारे इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे हाई टॉप का कोर्ट, जो हमारे इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर का सबसे जैसे कि हम कहते हैं अपेक्स, सबसे टॉप का जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो है सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्पेशली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे काम करता है। वो सरकार को भी डांट मारता है, वो मोदी को भी कह देता है कि तुमने अच्छा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि सरकार का कोर्ट वही है, वो पूरे इंडिया का कोर्ट है, उसके लिए सब एक जैसे है। सारे इंडिया के लिए आम नागरिक ही हैं, नॉर्मल सिटीजन है उसके लिए सारे, उसके लिए कोई पीएम कोई सीएम नहीं है, उसके लिए सारे नॉर्मल बंदे ही हैं। उसने वही काम करना है जो सबके हित में होगा, सब चाहे वो गवर्नमेंट के साथ के गवर्नमेंट के फेवर में हो चाहे गवर्नमेंट फेवर में ना हो, उसने वो काम करना है इंडिया के फेवर में। तो वो इंडिया के लिए लॉ एंड ऑर्डर का काम करता है, वो पीएम सीएम का नहीं है। इक्विटी भैया जी, अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या कहते हैं, हाँ जी कृतिका जी बोलिए क्या कह रहे हो भैया। ये ना जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे करवा रहे हो अकाउंट्स का, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, मान लीजिए कोई कथा चल रही है, जरूरी है यार, क्या करें, कथा बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे तसल्ली लगी है। भैया जी आपने जो क्वेश्चन अकाउंट से किया ना, ये यहाँ पे क्लास चल रही थी, ये भी जल्दी क्लास चल रही है, हम बच्चे बैठे हैं, तो क्या कहते हैं, कृतिका बोल ली खड़ी होकर, भैया जो आपने क्वेश्चन अभी करवाया ना, ये क्वेश्चन मैं आपको इससे भी आसान तरीके से बता सकती हूँ करके। मैं ऐसे खड़ा हो गया, अक्षर निकाल ली मैंने ऐसे, लड़की तेरी इतनी हिम्मत, डंडा कहाँ गया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे आगे बोला, मेरे पढ़ाने को गलत बोला और अपने पढ़ाने को अच्छा बोला। अच्छा तू मुझसे ज्यादा सीखती है, तू तो +2 में अभी हुई है, तू ही बोलूंगा तो गुस्से में, वैसे मैं कहता हूँ आपका वर्ड यूज करना चाहिए, अब गुस्सा आ गया तो नहीं बोलूंगा।
तू तो +2 में अभी हुई है और मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तू मुझे सिखाएगी? इधर आ जाती बदतमीज लड़की। डंडे मार दिए मैंने उसके, बिठा दिया, रोने लगी। उसका मोराल डाउन हो गया कि मैं कुछ अच्छा कर सकती थी, मैं कुछ और अच्छा बता सकती थी और बढ़िया तरीके से, ताकि मैं भी सीखती और भैया को भी अच्छी टेक्निक सिखाती मैनेजमेंट को। मैं भी तो इंसान हूँ, भगवान तो होने की जो मैंने करा दिया पत्थर पे लकीर अभी, मेरे से भी गलतियां हो सकती है। मोराल क्या चला गया डाउन, भैया का कैसे बताना ही नहीं, मैं अपने तरीके से बस अपने आप जो भैया कहेंगे वही है। मोराल भैया ने तो अपने तरीके से करा दिया, कोई नहीं, मैं बैठी हूँ भैया से आके, मैंने भैया को बताना ही नहीं कि इससे आसान भी हो सकता है। बस चुपचाप मैं बैठी रहूंगी और कर लूंगी काम, 2 घंटे हो जाएंगे, छुट्टी करके चली जाएगी। ये हो गया, एक तो ये केस हो गया, इसमें बच्ची का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। दूसरी कराई रहा हूं, यही सेम कृतिका जो थी, भैया मुझे ये क्वेश्चन और आसान तरीके से आता है, मैंने अपने तरीके से इसका हैंडल किया है, मुझे बड़े तरीके से आता है, क्या मैं बताऊं? अरे वेरी गुड कृतिका, मतलब तुम बच्चों को बोलते ही बताओ, सजेशन दो, मैं तुमसे बोलता हूँ ना तुम्हें। अरे वेरी गुड कृतिका जी, आओ जरा बच्चा बोर्ड पे आओ, वेरी गुड, क्लैपिंग, वेरी गुड, आओ जरा। हाँ जी उत्तर बोलो, क्या हुआ? देखो भैया ये क्वेश्चन आपने तो ऐसे कर दिया, लाइन लगा दी बीच में बच्ची ने। देखो भैया मैं इसको सामने कैसे रखती हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं भी ऐसे खड़ा हो गया, दिखाओ। और कृतिका जी काम कर रहे हैं, वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन बच्ची ने करके दिया, बहुत आसान। मैंने तो उसको ज्यादा फॉर्मूले से पुट कर दिया, बच्ची ने 3 फॉर्मूलों में, मैंने 6 फॉर्मूलों में निकाला, बच्ची ने 3 फॉर्मूलों में सॉल्व कर दिया और मैंने उसको यहाँ पे खड़ा दिया। ये देखो लड़की हमारी कृतिका खड़ी है, बहुत बढ़िया लड़की। बच्चों ये वाला मेथड यूज कर लो, वैसे आंसर सेम आएगा, ये भी सही है, आप इस मेथड को यूज कर लो, आपके क्वेश्चन में नंबर आ जाएंगे। ये बहुत बढ़िया बच्ची ने समझाया आपको, वेरी गुड। सब बच्चे क्लैपिंग करो इसके लिए। इससे क्या हुआ? दोनों चीज सेम थी, बात तो यही थी। इससे क्या हुआ? बच्ची का मोराल हाई चला गया और वो आने वाले टाइम में और अच्छा सीखेगी, हमें और अच्छा बताएगी, हमें बताएगी, आपका भला होगा। आने वाले टाइम में आप और अच्छा काम करेंगे, जितना बढ़िया काम करेंगे उससे आप ही का फायदा होगा। और क्या चाहिए इससे आपको? बहुत बढ़िया है कि काम चलेगा, कृतिका जी को भी आगे, कृतिका जी का मोराल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और कृतिका जी अपने तरीके से क्या करते हैं कि काम चलता है। वेरी गुड कृतिका जी, आपने बहुत बढ़िया समझाया और सब बच्चों को समझाना है, ऐसे करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस चीज को आपने जरूर फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, इस चीज को आपने जरूर फॉलो करना है। ओके, जो कि बिल्कुल करेंगे भैया। तो इससे क्या हुआ, बच्चे का जो मोराल है वो हाई हो गया। बच्चे का मोराल हाई होने से वो और अच्छा सीखेगा, करेगा आने वाले टाइम में, बिल्कुल करेगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में एक वर्ड बोला है मैंने, वेलकम द सजेशन। एक कथा जो सुनाई है वो सजेशंस के वेलकम की सुनाई, कि बंदे के सजेशंस का वेलकम करना चाहिए, उसकी इससे मोराल हाई हो। और यहाँ पे सारों के लिए फेयर डीलिंग होनी चाहिए, लिखा हुआ है फेयर डीलिंग, लॉ एंड ऑर्डर हो, फेयर डीलिंग करनी है, सबके साथ काइंडनेस और जस्टिस रखनी है। ये नहीं कि ओ पियन तू सिर्फ हमारा बाथरूम साफ करने वाला बंदा, तो बाथरूम साफ करने की बात कर, है छोटा है तो क्या हुआ, है तो कंपनी का ही मेंबर है ना, उसके साथ जस्ट फेयर ट्रीटमेंट करना है। उसको ये ना लगे कि मेरी पोस्ट छोटी है तो मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो कंपनी का ही हिस्सा है। मैंने बताया था कि एक टॉयलेट क्लीनर की भी कितनी वैल्यू है आपके घर में, आपके ऑफिस में कितनी वैल्यू है। अगर आपको टॉयलेट आपका साफ नहीं मिलता, सुबह जब ऑफिस जाते हैं तो कितना अच्छा नहीं लगता, तो मूड सारा स्पॉइल हो जाता है। ये चीज आपकी इसमें आती है। तो यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है। और छुट्टियां मेरी कंपनी में 2 बंदे काम करते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए मेरा दोस्त है, मिस्टर बी मेरा दोस्त नहीं है, और वो मैं उसको पसंद नहीं करता। तो मिस्टर छुट्टियां मांगी, मैं एमडी हूं, छुट्टियां मांगी मैंने, मिस्टर ए को 15 दिन की दे दी जा, और उसकी सैलरी पूरी दी, और मिस्टर बी को भी मैंने 15 दिन की छुट्टी दी और उसकी सैलरी काट लिया था महीने में। तो ये जस्टिस नहीं है। जब उसको पूरी दी तो वो भी सेम एम्प्लॉई है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं करना,
ठीक है जी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो इक्विटी रेफर्स टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद द काइंडनेस एंड जस्टिस। इफ अ मैनेजर इज biased dealing with the employees, then employees will get dissatisfied। देखो मिताली जी क्या नाम है, कृतिका जी भी dissatisfied हो जाएंगी and will not contribute their maximum capacity। and एक लाइन और लिखी है, equity does not mean equal salary to peon and the supervisor। सैलरी का मतलब नहीं है कि सैलरी बराबर देनी है, बट इक्विटी मींस एप्लीकेशन ऑफ सेम डिसिप्लिनरी, कि डिसिप्लिन, जस्टिस, काइंडनेस सबके लिए जैसी होनी चाहिए, रूल रेगुलेशन सबके लिए जैसा होना चाहिए। तो आई होप कि आपको इस समझ आ गया हो। इसमें बात बहुत बड़ी लिखी है कि इक्विटी मींस नो डिस्क्रिमिनेशन, नो अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कि ये लड़का है वो लड़की है, लड़के के साथ ट्रीटमेंट अच्छा करना, लड़के के साथ करना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे बच्चे बोल देते हैं लड़कों को तो मारते हो, लड़की को ठोकते नहीं आप। मैं लड़की को कहता नहीं, लड़की की टाई भी होगी, लड़के के हिसाब से 1 घंटा पड़ता है, लड़कों के 4 पड़ता है, बात तो बराबर ही पड़ जाती है। जस्टिस रहेगा सबका। रिलीजन, कास्ट, कि हिंदुओं के साथ अच्छा बिहेव, मुसलमानों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबके साथ इक्विटी, जस्टिस लिए रखना है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फ्योल ने कहा है कंपनी में अच्छा एनवायरनमेंट होने के लिए इक्विटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड नंबर 12 चलते हैं, बहुत बढ़िया। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। ये भी हम बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। टॉपिक है 12, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन में क्या होता है? स्टेबिलिटी टेन्योर ऑफ पर्सन का मतलब होता है, कथा सुनते हैं पहले इसके लिए। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो मेरे पास 7 सालों से हैं, मतलब +1 +2 बीकॉम के 3 साल हो गए और एमकॉम के 2 साल हो गए, 7 सालों से मेरे पास आते हैं। ठीक है, मेरे पास वो बच्चे भी जो 5 साल से तो कंटिन्यू रहते ही रहते हैं, 5 साल है। जैसे आप में से कुछ बच्चे अगर बीकॉम करते हो, हमारे पास 5 साल है। अगर उनको मैं पसंद हूँ, अगर उनको मेरा बिहेव पसंद है, मेरी बात को मैं आप बच्चों के साथ, ये बात मैं शुरू से पहले भी करता था कि मैं आप बच्चों के साथ इस तरह से कैरी करता हूँ, आपको इस तरह समझाता हूँ, अपना मानता हूँ कि मेरे पास जो एक बार बच्चा आ जाए वो अपनी स्टडी पूरी करके ही मेरे पास से निकले, उससे पहले उसका मन ना करे भैया को छोड़ने का, कि नहीं यार बस भैया की ट्यूशन पे नहीं जाना, हमें समझ नहीं आया, भैया का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं आया, भैया जैसा अच्छा पढ़ा नहीं दिया, भैया का बिहेव सब पसंद नहीं आया, कुछ भी समझते, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरी कोशिश आप बच्चों के साथ सेम यही रहती है कि क्या कहते हैं, पढ़ लीजिए प्लीज, कि क्या कहते हैं, सारा काम सारे मेरे साथ अच्छे रहे और 5 साल तक मेरे साथ रहे, मेरे साथ ही रहे। जैसे मेरे पास कोई बच्चा मेरे से +1 से मेरे पास आए हैं, जो +1 से आए थे, तो सारे बच्चे मेरे पास +2 में हैं। कशिश आई, सॉरी कशिश ने जो नए बच्चे जो नए अब आए हैं, मैं चाहता हूँ +2 के बाद वो आने वाले 3 साल भी मेरे साथ ही काम करें, मेरे साथ ही रहे, वो भी 3 साल आने वाले टाइम में और काटे। तो मतलब मेरी कोशिश, मेरे बिजनेस की कोशिश, मेरे मैनेजमेंट की कोशिश, मेरे ट्यूशन की कोशिश यही है कि भाई जो बच्चा मेरे पास एक बार आ गया, आने वाले साल में 5 साल 7 साल वो मेरे साथ ही रहे, मैं उसको हटने दूं किसी भी रीजन से, बस उसके साथ कैरी करूं, उसको समझाऊं, हमदर्दी रखूं, हार नहीं रखूं, ताकि वो आने वाले टाइम में मेरे साथ बना रहे। अगर वो हटा तो उसमें मेरा लॉस है, क्योंकि मैंने उसको इतनी मुश्किल से +1 में सिखाया, +2 में सिखा के हट गया, क्या फायदा? मुझे वो अच्छा रिजल्ट दे सकता था, बट वो हट गया तो उसने मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। इसी के लिए आपका 12 बनाया गया है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। कहता स्पेशली आपका क्या कहते हैं, फ्योल ने स्पेशली कहा है कि अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ इतना अच्छा बिहेव कीजिए, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट रखिए, उनके साथ ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए, उनके साथ ऐसा बिहेव रखिए, एनवायरनमेंट दीजिए, उनका ख्याल रखिए, जैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ताकि वो आपकी कंपनी को छोड़कर ना जाए। अगर वो आपकी कंपनी को छोड़ के जाते हैं, इसमें आप ही का लॉस है। हमारा लॉस कैसे? हमने उसको ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग करके सिखाया और बाद में हमारी कंपनी छोड़ जाए, किसका लॉस है? अपना, क्योंकि वो कल नया बंदा कंपनी में आएगा, उसको सिखाएंगे, फिर ट्रेन करेंगे, टाइम ज्यादा जाएगा, टाइम वेस्ट होएगा सारा।
तो फ्योल कहता है कि अपनी कंपनी के एनवायरनमेंट को, कम्युनिकेशन को इस तरह का रखो कि बंदा आपको छोड़कर ना जाए, बंदा आपको छोड़कर ना जाए। ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, स्टेबिलिटी, स्टेबल है टेन्योर, टेन्योर का टर्नओवर, और पर्सन होता है बंदा, कि बंदों के टर्नओवर को कम से कम करो, अपनी कंपनी में बंदों को नहीं हटने देना, ऐसा एनवायरनमेंट रखो अपनी कंपनी में। तो ये देखिए मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। It refers to no frequent termination and transfer, ना टर्मिनेशन होने दो ना ट्रांसफर होने दो, बंदा आपके पास रहे, आपसे सीखा तो आपके पास रहे। And according to this principle, the management must provide feeling of job security among the contribute the and the employees, because they feeling insecurity for job, the employees cannot contribute their maximum. उनको जॉब सिक्योरिटी फील कराओ कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारी कंपनी का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे मेन मेंबर हो आपकी कंपनी, आप हमारी कंपनी, आपके बिना मेरा कुछ नहीं, ऐसे फील करवाओ ताकि उनका दिल लगा रहे कंपनी में, परिवार की तरह, फैमिली की तरह भी कंपनी में काम करो, सालों साल काम, 20 साल आगे जब बंदे 20 साल काम करते हैं। आपके घर में भी आपके जो पेरेंट्स जॉब करते हैं, उनके कई पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके जो जॉब है वो एक कंपनी में कम से कम 20 सालों से ही है, उनको कंपनी अच्छी लगी, उनका बिहेव अच्छा लगा, तभी वो 20 साल से वहीं पे, इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। और फ्योल ने स्पेशली बोला है, कहता frequency turnover of employees are bad of organization and such decision must be taken when the almost unavoidable, कि ये जो डिसीजन है इसको अनअवॉइड करो, ऐसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपकी कंपनी के बंदे हटे, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, इस चीज को आपने जरूर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इनिशिएटिव, और एक टॉपिक थोड़ा सा आगे पीछे हो गया आपका, सॉरी, इक्विटी में तो ट्रीटमेंट इनिशिएटिव हम यहाँ डाल देते हैं, सॉरी, वो हमने वहां पे जो उसका एग्जांपल दिया था आपको, सॉरी, जो एग्जांपल आपको कृतिका का दिया था वो एग्जांपल हम यहाँ से कर रहे हैं। इक्विटी में भी आ सकता है, लेकिन हम इक्विटी में काइंड एंड जस्टिस वाला सही है कि वो 15 दिन का छुट्टी लेके जाता है। आप प्लीज मेरी बात को दोबारा सुनिए, जो 15 दिन की छुट्टी वाला जो एग्जांपल दिया था वो आप इक्विटी में सेट करेंगे, और वेलकम सजेशन आप यहां सेट करेंगे, ताकि आपकी क्लियर रहे वेलकम द सजेशंस, क्योंकि ये वर्ड यहां पे ज्यादा यूज होगा, वहां पे कम यूज होगा। बस इनिशिएट, सॉरी, वहां पे वो कम यूज हो रहा था, लेकिन यहां पे सबसे बढ़िया यूज हुआ उसका इनिशिएटिव का, तो हमने इसको वहां से रख करके यहां डाल दिया आपके साथ सजेस्टिव वेलकम सजेशन। वही बात, वही स्टोरी दोबारा कृतिका वाली, इनिशिएट करेंगे। ओए पढ़ जा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे आगे बोलने, बैठ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़। बंदी का मोराल, बच्ची का मोराल डाउन हो जाएगा बेचारी का, नहीं, उसको उठाना, वेरी गुड, आ बेटा बोर्ड पे आ, सिखा, ताकि उसका मोराल हाई हो जाए और वो आने वाले टाइम में और सबसे बढ़िया काम करे। वेलकम द सजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कहता आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय छोटा नहीं होता। हम तो एसी में बैठे हैं आराम से, एमडीएम, हम तो एसी में आराम से बैठे हैं, हमें क्या पता कि भाई कौन सी मशीन चाहिए। हाँ भाई, मैं तो आराम से बैठा हूँ। हाँ जी, मेरे पास वो आया जनरल मैनेजर जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड आया। हाँ जी सर, हाँ जी क्या हुआ, एमडी सीधा आया, मैं तो बैठा आराम से एसी में। हाँ जी क्या हुआ मिस्टर मोहन, आप आए हो, क्या हुआ बोलो। सर हमारे डिपार्टमेंट जो लोअर लेवल पे एक बंदा है मिस्टर श्याम, जो मशीनों 7 मशीनें उसके अंडर है, सुपरिटेंडेंट है वो, सुपरवाइजर है वो, 7 मशीनें उसके अंडर है, तो वो आपसे बात करना चाहता है। चलो बुलाओ। उसने, मैं तो वाइट कलर जॉब में कोट पैंट पा के बैठा हूँ आराम से ऑफिस में, वो अंदर आता है, तो आया वो अंदर, उसके तो कपड़े फैक्ट्री वाले डालने होते हैं, ब्लैक हो जाते हैं कपड़े, पता है ये मशीन पे काम करता है, सुपरवाइजर है, काम करते हैंडल तो करेगा, हाथ भी काले हुए हुए हैं। हाँ जी, ऐसे खड़ा हो गया, बेंच टेबल हटा रहा है, टेबल क्या करते हो, काला हो जाएगा। अरे ठीक है, खड़ा हो गया सीधा। हाँ जी सर, सर जो मशीन के जो नए टूल लेके आए हैं, जो टूल कंपनी ने इस साल मंगवाए हैं,
वो टूल मशीनों के लिए सही नहीं है, वो सिर्फ 6 महीने चलेंगे और उसके बाद मशीन के टूल्स को दोबारा चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम इन टूलों को यूज करेंगे तो ना इससे मशीन को इसकी जो डेप्रिशिएट वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी, इसके और भी टूल खराब हो सकते हैं इस कल्ले टूल की वजह से। अच्छा तू बताएगा मेरे को, तू समझाएगा मेरे को। मैं 50 साल 20-30 साल से इस कंपनी में हूँ, इस कंपनी का एमडी हूँ, तू समझाएगा मेरे को आज कि कौन से टूल लेके आना है कौन से नहीं। चल गेट आउट, उठ जा। तेरे को आज बुलाया यहाँ पे, टेबल काला कर रहा है उन्होंने मेरा, पाँव तेरे गंदे थे, फर्श काला हो गया सारा और मेरे इस ऑफिस का। चल काम कर अपना फैक्ट्री में जाके नीचे। देखो बंदा, अब एमडी को ये नहीं पता कि उस बंदे के वजह से भी आज वो ऑफिस में एसी में बैठा है। सही बात है। अगर वो बंदा मशीन को ऑपरेट नहीं करेगा, कपड़े को काला नहीं करेगा, अपने हाथ को काला नहीं करेगा, तो मशीन कहाँ चलेगी? जब मशीनें नहीं चलेंगी तो प्रोडक्शन कहाँ होगी? प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा नहीं आएगा तो ऑफिस में पैंट कोट डाल के कैसे बैठ जाएगा? ये नहीं सोचा उसने। तो यहाँ पे इनिशिएटिव को बिल्कुल उसने वॉलेट कर दिया। ऐसे दूसरी कंपनी में ऐसी सेम पोजीशन आई, दूसरी कंपनी के एमडी ने उसको बिठाया, चेयर में बिठाया, आजा बेटा बैठ, वेरी गुड, हाँ बोल क्या हुआ? बिठाया उसको सामने मेरे साथ, क्योंकि दूसरे कंपनी के एमडी को पता है कि मैं वही रोटी खाता हूँ जो मुझे ये देते हैं कमा के। सही बात है, वो तो एसी में बैठा है, वो तो एसी में बैठा है, उसको क्या पता फैक्ट्री में कैसे यूज हो रहा है क्या क्या। वो तो फैक्ट्री वाले बेचारे बंदे धूप में, गर्मी में, टीन के नीचे, छत के नीचे वो काम कर रहे हैं, गर्म मशीनों में काम कर रहे हैं, तब कहीं जाके चीज बन रही है, तब कहीं जाके पैसा आ रहा है। वो तो एमडी को पता है कि ये काम कर रहे हैं, इनके हाथ काले हैं तभी मेरे हाथ में आज पैसा है, नहीं तो अगर इनके हाथ नहीं काले तो मेरे हाथ में पैसा नहीं आया। उसे बहुत ज्यादा इस बारे में पता है। उसने अपने साथ चेयर पे बिठाया, सामने वाली चेयर पे बिठाया, उसके लिए पानी मंगवाया, चाय मंगवाई। देखो कितना बढ़िया बात है, पानी चाय मंगवाई उसको। हाँ बोल दे क्या है सर मेरे लिए चाय? कोई नहीं यार बैठ, कोई चक्कर नहीं, बैठ। हाँ बोल सर जी, आप वो चाय पी रहे हैं आराम से, उसको थोड़ा सा ओपन हो गया हमारे साथ। जैसे मैं सबसे बच्चों को बोलता हूँ मेरे साथ ओपन रहो, मुझे ये मत समझो कि आप, मैं आपसे टॉप लेवल का हूँ और आप लोग नहीं, मैं आप ही के साथ हूँ, आपका ही दोस्त हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे अपने पहले दोस्त समझो, तब आपका अच्छी पढ़ाई होगी, ताकि आप मेरे बिल्कुल ओपन हो जाओ। अब उसको लगा कि ये दोस्त ऐसा बिहेव हो रहा है मेरे साथ, चाय सामने पड़ी है, आराम से बात कर रहा है। सर ऐसा है जो टूल्स है ना जो हमने कंपनी ने आपने मंगवाए हैं, मुझे कंपनी की फिक्र हुई तभी मैं आया फटाफट परमिशन लेके प्रोडक्शन मैनेजर से, आपसे परमिशन लेके। अच्छा क्या प्रॉब्लम आई बेटा उसमें मिस्टर रमान? सर उसमें ये प्रॉब्लम आई कि जो टूल्स हैं वो 6 महीने ज़्यादा नहीं काटेंगे, 6 महीने बाद आपका 1.5 लाख का लॉस तो टूल्स का हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो टूल्स ये यूज होंगे ये और टूल्स को भी खराब करेंगे, इससे मशीन का और लॉस हो जाएगा। अच्छा तो हमें कौन से टूल्स यूज करने चाहिए आप बताओ? सर ये देखिए दूसरा टूल मैं लेके आया हूँ, मेरे साथ एक जो कंपनी में पुराना टूल था वो लेके आऊँ, इसी कंपनी का टूल मंगवाओ सर, और इस सारे माल को वापस कर दो। ये टूल 1.5 लाख के थे जो आपने अब मंगवाए हैं, जो टूल अब आप मंगवाओगे 1,60,000 के पड़ेंगे, 10,000 महंगे पड़ेंगे, लेकिन वो 4 साल निकाल देंगे और लॉस भी नहीं है कुछ। तो देख लो सर अब कहाँ फायदा है आप। अरे वेरी गुड, तो ऐसा सच्ची बताया यार, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था कंपनी में ऐसा लॉस हो सकता है। कोई नहीं, आज ही अभी मैं कॉल करता हूँ परचेज मैनेजर को और बोलता हूँ कि ये टूल को क्या कहते हैं रिटर्न करके ये नए टूल जो आपने मुझे दिए मुझे लेके जाओ, यहीं पर रखो, मैं जाके पता करता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया तुमने मुझे बताया। अगर उस नए टूलों से मुझे कुछ बेनिफिट हुआ तो आपको बोनस जरूर दिया जाएगा, इस मैं कमिटमेंट करता हूँ आपके साथ। चल चाय पी और आराम से चाय पी बैठ और फिर चले जाना। चाय पी आराम से बैठा, 2 मिनट बैठ के चाय पी चला गया। दोनों स्टोरी में फर्क है। पहली स्टोरी में उसको डांट मार दी, लॉस किसका है? एमडी का ये जा लॉस। दूसरी में चाय पिलाई, बिठाया चेयर पे बिठाया अपने साथ, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी चेयर काली है कोई चक्कर नहीं है, लेकिन
इस चेयर काली की वजह से ही आज मेरे पास पैसा है, इस काले कपड़े की वजह से, जो काले हो रहे कपड़े की वजह से मेरे पास पैसा है। इनिशिएटिव, वेलकम द सजेशन। कृतिका का एग्जांपल दिया, ये जो एग्जांपल और एक और दिया, ये चीज आपने याद रखनी है। इनिशिएटिव, वेलकम द सजेशंस, कि एम्प्लॉइज के सजेशन का वेलकम करो, क्योंकि उन्हीं को सब पता होता है, उनको अच्छे रिवॉर्ड दो किसी बहाने। लिखता है इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। वर्ड देखना बड़ा, सेल्फ मोटिवेशन। Few suggest that employees in organizations must be given an opportunity to some initiative, making and executing a plan, ताकि प्लान बन सके बढ़िया तरीके से। उनको प्लान बनाने के लिए बोलो, इंस्पायर करो। It's giving immense satisfaction of employees, so managers must welcome the suggestion and ideas from employees before forming the plan. अगर कोई भी प्लान बनाया जाए, कोई भी प्लानिंग करनी है, सबसे पहले एम्प्लॉइज की सजेशंस को सुना जाए। तो एम्प्लॉइज को नहीं सुना जाएगा तो कैसे काम हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ मेरी कंपनी में नई मशीनें लेके आनी है, अब नई मशीनें लेके आ रही है, मुझे कोई पता है कि वो मशीनें कैसे काम करेंगी। मैं तो अगर कभी चलाई नहीं मशीन, मैं तो कभी फैक्ट्री में जाके देखा नीचे हो गया, तो मैं प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाऊंगा, सुपरवाइजर को बुलाऊंगा, 2-3 सुपरवाइजर डिपार्टमेंट के, प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाऊंगा, आओ जी बैठो, चलो बैठो, मीटिंग रूम में बुलाऊंगा। देखो हम ये नई मशीनें लाना चाहते हैं, अब इन नई मशीनों को लाने के लिए आप बताओ, सुजेशन दो, कौन सी मशीनें लाई जाए। सर ये मशीन लेके आओ, ये बहुत बढ़िया, सर ये लेके आएंगे, बहुत अच्छी काम करेगी, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सजेशन का वेलकम किया जाएगा। अगर उनके सजेशन का मैं वेलकम करूंगा तभी काम चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं को तो पता है कैसे काम होता है, उन्हीं के साथ काम करना है। दैट्स कॉल्ड इनिशिएटिव। फ्योल ने कहा है इनिशिएट करोगे, उनका मोरल हाई होगा, मोरल हाई होगा, वो उनको फैमिलियर फील होगा, फैमिलियर रिलेशन फील होगा, तो कल वो मन लगाकर आपके साथ काम करेंगे। ये चीज आपका इनिशिएटिव में। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एंड लास्ट, एस्प्रेट डिकॉप्स, 2 वर्ड है, I replace V and movie है, चक देंगे। ये आपको 2 वर्ड लिखे, चक देंगे मूवी, बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और सेकंड, आई रिप्लेस, मैं नहीं सोचना, मैं नहीं सोचना, हम, मैं तो बंदे को मार देती है, मैं नहीं। और एक टीम स्पिरिट, क्या सोच रहा है आपने? टीम की, कल्ले नहीं है, टीम के साथ काम। मैं नहीं सोचना, मैं को तो रावण भी मैं की वजह से मर गया था। कितना बड़ा ज्ञाता था, राम से बड़ा था वो, राम से ज्यादा विद्वान था वो, फिर भी मर गया। मैं ही बस, पूरे संसार का मैं ही हूँ, बस मैंने तो सब जीत लिया, सब कुछ मैं, उस मैं ने ही उसको खत्म कर दिया, है ना। ऐसी कंपनी में मैं ही बस, ईगो नहीं होनी चाहिए, मैं डाउन टू अर्थ होना चाहिए बंदा, ठीक है। मैं नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए, हम, मैं की जगह पे हम सब भाई। मैं, चलो जाओ तुम सारे दौड़ जाओ, मैं कल्ला कंपनी संभालूंगा, ठीक है, मैं कल्ला एमडी भी हूँ, मैं अकाउंट्स का भी काम करूंगा, मैं प्रोडक्शन भी करूंगा, मैं सेल भी करूंगा, सारा काम मैं कर लूंगा। नहीं, मैं, हम सब मिलकर। अब मैं कह दूं, कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं नंबर दिलाऊंगा, नहीं होगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और हम सब मिलकर तैयारी करेंगे, आप मेरे साथ कोऑर्डिनेशन रखेंगे, तब हमारे नंबर आएंगे। जितना मैं काम कर रहा हूँ, मुझे वो काम करके देंगे, तब हमारे नंबर आएंगे। तो मतलब मैं की जगह क्या पढ़ना चाहिए, हम, टीम स्पिरिट। चक दे दिया मूवी, पता चलता, चक दे दिया मूवी देखा होगा। जब उनकी सिलेक्शन होती है, शुरू में जो सिलेक्शन होती है उनकी, वो कहता है मैं यहाँ चंडीगढ़ से आई हूँ, वो कहती है मैं लुधियाना से आई हूँ, वो कहता है मैं अम्बरसर से आया हूँ, मैं मिजोरम से आई हूँ, बाहर। फिर एक कहते हैं मैं इंडिया से आई हूँ, मैं आई एम फ्रॉम इंडिया, फिर उसको सेलेक्ट किया। तो शाहरुख खान वहाँ पे क्या बोलता है कि आप सबसे पहले इंडिया के लिए खेलेंगे, अगर कोई जान, थोड़ा सा जान बचती है तब अपनी स्टेट के लिए खेलेंगे, अगर फिर भी थोड़ी जान बचती है तुम अपने लिए खेलो, लेकिन सबसे पहले आपने इंडिया के लिए खेलना है।
आप इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे। विराट कोहली नहीं जीता, विराट कोहली नहीं जीता, इंडिया जीतती है। ठीक है, कौन जीतती है? इंडिया जीतती है। ठीक है, अब मान लीजिए आईपीएल चल रहे थे, मान लीजिए आईपीएल में 200 रन मार दिए किसी ने, किसी कंपनी ने। ठीक है, दूसरी कंपनी ने कंपनी कह रहा, दूसरी टीम ने दूसरी बॉम्बे इंडियंस टीम ने, हमारी मुंबई इंडियंस टीम ने रोहित शर्मा ने 150 मार दिए और 50 रन उसके साथ वाले ने मार दिए, तो आउट कोई नहीं हुआ। 200 रन उन्होंने 15-16 ओवर में पूरे कर दिए। तो हम ये कहें रोहित शर्मा ने मैच जीता या रोहित शर्मा ने मैच जीता? नहीं, मुंबई इंडियंस ने मैच जीता। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा। नाम पहले उसको रिप्रेजेंट करने का आता है। ऐसे ही फर्म में, कंपनी में भी ऐसे, कंपनी में भी ऐसे होती है। टीम स्पिरिट होनी चाहिए, इकट्ठे मिलकर काम करो, क्योंकि कंपनी का गेट एक ही है जहां से आपने मीटिंग के जाना है। कोई रिलीजन, कास्ट, सेक्स इसके बिल्कुल भी इसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कहते हैं पर्सनल बायस नहीं करना किसी के साथ। सारे कंपनी का ही पार्ट है, इकट्ठे मिलकर काम करो। फ्योल कहता है आई की जगह पे मैं सोचो टीम स्पिरिट से काम करो, इकट्ठे मिलकर कोऑर्डिनेशन रखो। ये फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होगा तभी काम चलेगा। यहाँ पे लिखता है मैनेजमेंट मेक्स encourage the promote team spirit, unity, harmony. There will be coordination and cooperation organizations. A manager should replace I with we. I replace किसको करेगा? We को। This give a mutual trust, एक दूसरे पे ट्रस्ट रखो। And belongingness among team members will minimize the need of using penalties. कि पेनल्टीज जुर्माना कम से कम हो। एक ग्रुप लीडर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है ना, आईटी सेक्टर की कंपनियां होती हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, किसी बच्चे के आपके पेरेंट्स अगर दो भाई बहन आईटी में काम करता होगा तो उनसे पूछना, उनका आईटी का कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होता है, कुछ भी करना होता है, वो कल्ला आईटी कल्ला बंदा नहीं करता, उनकी ग्रुप टीम होती है, एक टीम कि 10 बंदों ने ये प्रोजेक्ट पूरा करना है हफ्ते में। वो 10 के 10 बंदे काम करें, उसमें 6 बंदे काम करें, उसमें 4 बंदे काम करें। जैसे 4 बंदों ने सुबह काम कर लिया, अगले 4 बंदे शाम को काम कर रहे हैं, जो बचे 2 वो रात को काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर। मतलब उनको हफ्ते में 10 के 10 बंदों ने वो देना है प्रोजेक्ट कंप्लीट करके। नाम किसका आएगा? टीम का आएगा। ग्रुप ए की टीम ने हफ्ते में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। ये नहीं कि वो सारा काम करेगा मैं नहीं करूंगा, नहीं वो करेगा, नहीं, टीम की तरह काम करो, टीम स्पिरिट। अगर ओपनर इंडिया के सारे 5 बंदे आउट हो गए 50 रन पे, तो अगले 5 भी ऐसे आउट हो जाएंगे। भाई उन्होंने रन नहीं बनाया, हम क्यों धूप में खेलने, और आराम से ऐसे बैठे अंदर जाके, तो आराम से अंदर बैठे हैं, हम क्यों धूप में यहाँ पे टुक टुक लगे हुए हम भी आउट हो रहे हैं। नहीं, टीम स्पिरिट। अगर वो 5 आउट हो चुके हैं तो आप 5 इंडिया को आगे लेके जाए, 300+ स्कोर बनाए ताकि इंडिया जीते। इंडिया जीते, आप नहीं, इंडिया जीते। टीम स्पिरिट, एस्पिरिट डी कॉर्प्स। अंदर से भावना निकलती है, अंदर से ज्यादा वो निकलती है कि नहीं हमें कुछ करना है, देश के लिए करना है। पहले हम क्या हुआ, प्रोडक्शन ने अच्छी प्रोडक्शन नहीं की, थोड़ी अच्छी प्रोडक्शन करता तो कोई चक्कर नहीं, अच्छी प्रोडक्शन नहीं की तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको अच्छा सेल करेंगे, कम कॉस्ट पे थोड़ा सा 10-1 रुपए कम करके बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे इससे कंपनी को लॉस नहीं होगा। अब ये नहीं कहेंगे चलो प्रोडक्शन अच्छे काम नहीं करी हम नहीं बेचेंगे, नहीं, बेचो उसको, थोड़ा कम कर दो कॉस्ट। कंपनी का गेट एक ही है, क्यों लड़ रहे हो, जाना ही ना सही। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट कहता है डेवलपमेंट रहेगी, अचीव गोल, ग्रुप गोल अचीव हो जाएगा। अगर टीम गोल अचीव नहीं कर पाए तो मोड स्ट्रेस रहेगा कुछ बंदों पे ही, टीम स्पिरिट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये आपके अगले 7 प्रिंसिपल्स जो आपको करवाए गए। 8वां है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। काम को डिवाइड करना है, टॉप लेवल अपने हाथ में रखता है, डिसेंट्रलाइजेशन आगे से आगे काम को डिवाइड कर देते हैं। एंड देन स्केलर चेन, मेंबर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, सारा काम ऐसे चलता है। अगर पर्सनली अगर इमरजेंसी में जाके बात करनी है उसके लिए गैंग प्लैंक यूज होगा। ऑर्डर, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। अगर हर चीज अपनी जगह पे होगी तो आप एफिशिएंसी तरीके से, एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हो। इक्विटी, इक्विटी के बीच में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना, सबके लिए डिसिप्लिन, जस्टिस, ट्रीटमेंट सारों के लिए जैसे हैं वो चेंज नहीं होंगे। जैसे मैंने 15 दिन का एग्जांपल दिया, पर्सनल बायस नहीं करना, लड़का है या लड़की है, वो हिंदू है मुसलमान है, इक्विटी रखनी सबके साथ।
स्टेबिलिटी टेन्योर ऑफ पर्सन, अपनी कंपनी से बंदों को नहीं हटने देना है आपने, उनको जस्ट फेयर ट्रीटमेंट रखनी है, फैमिलियर रिलेशन फील करवाने हैं। इनिशिएटिव वेलकम द सजेशंस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो काले कपड़े बैठ के चेयर पे बिठा लेते हैं, तो सजेशंस का वेलकम करना चाहिए। एंड एस्पिरिट डिकॉप्स, आई की जगह बी, टीम स्पिरिट के साथ काम करना है। पूरा 1 घंटा 5 मिनट लगे हैं इस टॉपिक को। एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज ध्यान से पूरे 1 घंटे के लिए आपने इस टॉपिक को सुनना है, बट कंडीशन पहले आपका क्या होना चाहिए, ऑडियो कंप्लीटली होनी चाहिए। देखो जैसे आप मान लो ट्यूशन अब 1:30 बजे स्टार्ट होती है, 1 बजे, 1 से 2 बजे बिजनेस हो गया, 2 से 3 तक काउंट होगा, 3 से 3:30 हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, 2.5 घंटे ट्यूशन के हैं, 2.5 घंटे ही लेके बैठे अपने फोन को अपने साथ, ठीक है। ख्याल रखें, टाइम 11:35 और इसके बाद आपका नेक्स्ट 12 o'clock आपका नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट करूंगा। ख्याल रखें अपना, बाय।